कहानी है गोपाल नाम के एक मेहनती किसान की। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम प्रभास और दूसरे का नाम सुधाकर था। प्रभास 5 साल का और सुधाकर 7 साल का था। एक दिन शाम के समय गोपाल खेत से थका हारा घर लौट रहा था कि तभी उसके कान में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही गोपाल की नजर झाड़ियों पे पड़ी तो उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा रो रहा था। उस नवजात शिशु को देखकर गोपाल ने कहा, राम राम राम, ये कैसा समय आ गया है। कोई अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकता है? अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो ये बेचारा भूख प्यास से मर जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। गोपाल उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी शारदा चौंकते हुए बोली, अजी, ये किसका बच्चा है? गोपाल ने सारी घटना बताते हुए शारदा से कहा, शारदा, ये बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है। पता नहीं किसका बच्चा है। आप इसे क्यों उठा कर ले आए? इसके माता पिता कितने परेशान हो रहे होंगे। शारदा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे जहाँ ये बच्चा पड़ा हुआ मिला वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और तुम तो जानती हो आजकल समय कितना खराब हो गया है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए हो क्या आप? हमारे 2 बच्चे पहले से हैं। हमें खुद खाने के लाले पड़े रहते हैं। ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश की बात कर रहे हैं। हमारा खुद का गुजारा करना मुश्किल है। चिंता मत करो शारदा, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है, इसके नसीब की भी देगा। हम इसका नाम बलराम रखेंगे। तो सुन लीजिए, आप ही अपने बलराम को अपने गले से लगाए रखिए। मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना इस बच्चे को लेकर। मेरे 2 बच्चे पहले से हैं। किसी और बच्चे को मैं अपने गले नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। शारदा हमेशा क्रोध भरी नजरों से बलराम को देखती और वहीं अपने दोनों पुत्र प्रभास और सुधाकर को बड़े लाड प्यार से रखती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शारदा, तुम्हारा रवैया बलराम के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि वो बेचारा अनाथ है। तो जब वो बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। इतना कहकर गोपाल कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही बलराम शारदा के पास आकर खड़ा हो गया और बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे भूख लगी है माँ। हाय, अब बस मैं तुम्हें खाना खिलाते रहूं। मेरे पास क्या यही काम रह गया है? मेरी बात सुनो, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। और यहाँ तुझे मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? चल, पहले पूरे घर की सफाई कर। जब घर की पूरी सफाई हो जाए उसके बाद ही मैं तुम्हें खाना दूंगी। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। हाँ माँ, मुझे भी खाना खिला दो ना। अरे अरे, तुम दोनों को भूख लगी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है। चलो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे ए बलराम के बच्चे, चुपचाप अपना काम खत्म कर, तभी खाना मिलेगा।
समय ऐसे ही बीत रहा था और एक दिन फिर गोपाल अपनी पत्नी शारदा से बोला। शारदा, मैं सब जानता हूँ। तुम मेरी पीठ के पीछे बलराम के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या गलत, ये बताने की तुम्हें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा सहारा हमारे सगे पुत्र प्रभास और सुधाकर ही बनेंगे। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा और ये बात तुम्हें एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगी। गोपाल जानता था शारदा से बहस करने का कोई फायदा नहीं है और वो बहस ना करके घर से बाहर निकल गया। समय यूं ही बीतता गया। अब बलराम जवान हो चुका था। बलराम जहां अपने पिता के साथ उसके काम में हाथ बटाता, वहीं प्रभास और सुधाकर पूरा दिन गांव में आवारागर्दी करते। हेलो मैडम जी, आई लव यू जी। चल काम कर अपना। शारदा के लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था। एक दिन गोपाल और बलराम अपने खेत में आराम कर रहे थे, तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर गोपाल से बोला। देखो गोपाल, मुझे बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसलिए मैं तुम्हारे दोनों बेटों से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या कर दिया मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी इकलौती पुत्री प्रिया का जीना हराम कर दिया है। जब भी वो घर से बाहर निकलती, तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। मुखिया जी, उन दोनों की गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें माफ कर दीजिए। गोपाल, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। अगर अब तुम्हारे बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे मत कुछ कहना। मैं उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी नानी दादी सब याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। शाम के समय मोहन अपना काम खत्म करके अपने घर आया और गुस्से से अपनी पत्नी शारदा से बोला। शारदा, तुम्हारे लाड प्यार ने प्रभास और सुधाकर को बिगाड़ दिया है। अब तो वो दोनों लड़कियां भी छेड़ने लग गए। आज मुखिया उन दोनों की शिकायत लेकर आया था। मेरी शर्म से झुक गई। तुम तो जब देखो मेरे बेटों के पीछे पड़े रहते हो और हमेशा इस निठल्ले बलराम की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ मुखिया तुम्हारे पास आया था शिकायत करने। मेरे पास आता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। बकवास बंद करो शारदा। अपने बच्चों को डांटने की वजह उसकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर शारदा गुस्से से वहां से चली गई। तभी बलराम अपने पिता गोपाल से बोला। चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे यकीन है एक ना एक दिन मेरे दोनों भाई सुधर जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो बलराम, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले दिन मोहन और बलराम खेत पर काम करने गए ही थे कि तभी वहां गांव का जमींदार आ पहुंचा और गोपाल से बोला। गोपाल, अब तुम्हें अपने खेतों में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तुम्हारे खेतों पर अब मेरा कब्जा हो चुका है। ये सुनकर गोपाल और बलराम चौंक गए और चौंकते हुए बोले। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पहले पूरी बात सुन लो गोपाल। प्रभास कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम लेकर गया था उधार के रूप में, जिस पर ब्याज लगकर बहुत हो गया है।
अब जब मैंने कल प्रभास से अपने रकम ब्याज सहित मांगे तो उसने मुझे बड़ा अजीब जवाब दिया कि वो सारी रकम जुए में हार गया है। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है गोपाल, कर्ज तुम्हारे पुत्र ने लिया है तो अब उसे चुकाओगे भी तुम, या तुम मेरे पैसे वापस करो या फिर मुझे अपना खेत दे दो। आप तो जानते हैं जमींदार साहब, मैं खेतों में बड़ी मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। मैं सब समझ गया। अब ज्यादा दुखड़ा रोने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे बलराम को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये खेत मेरा है। मोहन निराश होकर बलराम के साथ अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। प्रभास की वजह से हमारे पुरखों का खेत हमारे हाथ से चला गया। अपने पति की बात सुनकर शारदा गहरी सोच में डूबते हुए बोली, अब मैं समझी कि आज प्रभास घर क्यों नहीं आया। अगर प्रभास ने कोई गलत काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुधाकर भी ऐसा काम करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा सुधाकर मेहनत करके जमींदार जी से अपने खेत जरूर छुड़वाएगा। लेकिन सुधाकर भी अभी तक घर पे नहीं आया है। चिंता मत कीजिए, सुधाकर प्रभास जैसा बिल्कुल नहीं है। सुधाकर रात तक घर पर लौट आएगा, देखना तुम। अगले दिन गोपाल सोकर उठा ही था, इतने में कोई उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। गोपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा उसके घर के बाहर गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ खड़ा है और गोपाल को क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। अब क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? आज मेरी बेटी का विवाह है और कल रात तुम्हारे बेटे सुधाकर ने मेरे घर पर चोरी कर ली। मुखिया जी, कहना क्या चाहते हैं आप? गोपाल, कल रात गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने से तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी की गहने चोरी करते हुए देखा है और उसे जंगल की ओर भागते हुए भी देखा है। मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए थे और तुम्हारा बेटा मेरे बरसों की मेहनत को एक पल में चुरा के ले गया। शोर को सुनकर शारदा भी वहां आ पहुंची और बोली, मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। शारदा ने इतना कहा ही था, तभी गांव का एक व्यक्ति शारदा से बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है सुधाकर को चोरी करते हुए। अगर सुधाकर निर्दोष है तो बुलाओ उसे। उस व्यक्ति की बात सुनकर शारदा ने अपनी आंखें नीचे कर ली, क्योंकि सच यही था कि सुधाकर रात भर घर नहीं आया था। तभी वह व्यक्ति शारदा की ओर देखकर बोला, अपनी आंखें नीचे क्यों कर ली शारदा बहन? सुधाकर रात भर घर नहीं आया ना, और आएगा भी क्यों? मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे जंगल की ओर भागते हुए देखा था। तुम्हारा पहला बेटा प्रभास जमींदार जी से कर्जा लेकर सारा पैसे जुए में हार गया और तुम्हारा दूसरा बेटा सुधाकर मुखिया की बेटी के गहने चुरा कर भाग गया। इतनी घटिया परवरिश की थी तुमने अपने बेटों की। छी! देख गोपाल, आज मेरी बेटी का विवाह है और मेरी बेटी के गहने तुम्हारे बेटे चोरी करके भागे हैं। मैं जमींदार जी के पास से होकर आया हूँ। जमींदार जी ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना घर उसके पास गिरवी रख दूं तो वो मुझे उतना गहना दे देंगे। लेकिन मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूं? घर तो गिरवी उनका रखना चाहिए जिनके पुत्र ने चोरी किया हो।
आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? अपने परिवार को लेकर इसी समय इस घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा घर जमींदार जी के पास गिरवी रखूंगा और उस पैसे से अपनी बिटिया की शादी करूंगा। गोपाल और शारदा मुखिया जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन मुखिया ने उनकी एक ना सुनी। मुखिया और गांव वालों ने गोपाल, शारदा और बलराम को धक्के मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। शारदा और गोपाल को रोता देख बलराम ने अपने पिताजी से बोला, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपका तीसरा पुत्र भी है। बलराम गोपाल और शारदा को जंगल की ओर ले गया और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। बलराम जंगल की लकड़ियों को काटकर राज्य में बेचने लगा। लकड़ियों को बेचकर उसे जो धन मिलता, उससे उसके परिवार का गुजारा आसानी से हो जाता था। वहीं शारदा हमेशा अपने बेटों की काली करतूतों को याद करके रोती रहती। एक दिन बलराम अपनी माँ से बोला, चिंता मत कीजिए माँ, मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बलराम, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे सगे पुत्र ही मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन हमारा सहारा तुम बने। अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम दोनों तो भूखे मर जाते। ऐसा मत कहिए माँ, भले ही आपने मुझे पराया समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर समझा है। मैंने आपकी डांट को एक माँ की डांट समझकर भुला दिया है। आप भी उन पलों को याद करके अपने आप पर बोझ मत डालिए। इतना कहकर बलराम अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला गया। बलराम के जाने के बाद गोपाल शारदा से बोला, देखा शारदा, तुम हमेशा बलराम को बुरा भला कहती थी। तुमने कभी भी बलराम को एक माँ की तरह प्यार नहीं दिया, लेकिन तुमने देखा अंत में बलराम ही हमारे काम आया। इधर बलराम लकड़ियां काटने जा ही रहा था, तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक व्यक्ति की ओर गई। उसके हाथों से खून बह रहा था। बलराम तुरंत उस व्यक्ति की ओर गया। बलराम ने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक पोटली पड़ी थी, जिसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी, लेकिन बलराम के मन में लालच नहीं जगा। वो तुरंत जंगल की जड़ी बूटी को पीसकर उसके हाथ में लगा दिया और कुछ ही देर में वह व्यक्ति होश में आ गया और बलराम उस व्यक्ति से बोला, मेरा नाम बलराम है। आप बेहोश थे और आपके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन मैंने आपके जख्मों पे जड़ी बूटी लगा दी है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली है, तुम चाहो तो इसे ले जा सकते हो। क्या तुम जानते हो, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तभी कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर वो मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाए। मगर उनके हमलों के दौरान मैं घायल हो गया और खून बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली बलराम को पकड़ाते हुए कहा, देखो, इनकार मत करो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेधड़क तुम मेरे महल में आ जाना। इतना बोलकर राजा वहां से चला गया। बलराम खुशी खुशी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर अपने झोपड़ी में आ गया और सारी घटना अपने माता पिता को बताते हुए बोला, पिताजी, ईश्वर ने हमारी मदद की है। अब हम हमारा खेत और घर आसानी से छुड़ा सकते हैं।
अगले ही दिन मोहन ने जमींदार का कर्जा चुकाकर अपना खेत छुड़ा लिया। फिर वो मुखिया के पास गया और स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना घर भी वापस ले लिया। उसने खेती करने के लिए बहुत सारी और जमीन भी खरीद ली और अपने पिता के साथ खेती करने लगा। फिर एक दिन जब गोपाल और बलराम अपने खेत पर बैठे आराम कर रहे थे, तब गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बोला, गोपाल भाई, आपके दोनों बेटे प्रभास और सुधाकर राजमहल में स्वर्ण मुद्राएं चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और दंड के रूप में राजा ने उसे अगले दिन फांसी की सजा सुना दी है। गोपाल तुरंत बलराम के साथ अपने घर पे आ गया और सारी बात शारदा को बताते हुए बोला, कल हमारे दोनों पुत्रों को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर शारदा फूट फूट कर रोने लगी। तभी बलराम शारदा से बोला, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपने भाइयों को घर वापस लेकर आऊंगा। इतना बोलकर बलराम अपने घर से बाहर निकल गया और कुछ ही घंटों में वो राजमहल पहुंच गया। राजा बलराम को वहां देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बलराम मेरे दोस्त, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं कुछ देर पहले तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। कैसी फरियाद बलराम? आपने प्रभास और सुधाकर नाम के दो व्यक्तियों को कल फांसी की सजा सुनाई है। आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो दोनों मेरे भाई हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बलराम, इसके बदले तुम और भी कुछ मांग सकते हो, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं छोड़ सकता। उनकी इतनी हिम्मत कि वो राजमहल में चोरी करने घुस जाएं। महाराज, उन दोनों के पिता एक किसान हैं और उन दोनों के माता पिता ने ही मुझे पाला पोसा है। मैं इतना अभागा था कि कोई मुझे झाड़ियों में फेंक कर चला गया था। मैं उन दोनों के पिता को उन दोनों से बढ़कर मानता हूँ और मैं उन्हें विश्वास दिलाकर आया हूँ कि मैं उनके बेटों को छुड़ा लूँगा। मैं उनकी एक आखिरी उम्मीद हूँ। अगर आपने फांसी दे दी तो उनकी एक आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी और वो जीते जी मर जाएंगे। बलराम की बात सुनकर राजा को बलराम की बातों पर दया आ गया। ठीक है बलराम, केवल तुम्हारा चेहरा देखकर मैं उन दोनों को छोड़ रहा हूँ। राजा ने प्रभास और सुधाकर को छोड़ दिया। दोनों भाई बलराम के साथ घर आ गए और अपने माता पिता से माफी मांगने लगे। इन्हें माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे विश्वास है कि मेरे दोनों भाई आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बलराम ने सच ही कहा था। उस दिन के बाद प्रभास और सुधाकर पूरी तरह से सुधर गए और गोपाल का परिवार खुशहाली का जीवन व्यतीत करने लगा।